गुड मॉर्निंग आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स। रीसा आईएएस की तरफ से आप सबका स्वागत है। टेस्ट सीरीज जो एक बहुत ही प्रासंगिक लेवल ऑफ फील्ड है, इसकी बात हम करेंगे। और इकोनॉमिक्स को हमने आज उठाया है। इस पे पहले भी एक डेमो क्लास में दे चुका हूं 2-3 क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चंस हमारे द्वारा खुद बनाए गए हैं और आप इसकी डेप्थ, इसकी लेवल ऑफ एस्टिमेशन है वो आप खुद महसूस करेंगे। सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय कृषि पर निम्न कथनों का संज्ञान लें। टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है? पहला, 1970 की तुलना में वर्ष 2011 में जीडीपी शेयर कृषि का मात्र 43% से घटकर 16% पर आ गया है, जिसका प्रमुख कारण गैर कृषि क्षेत्रों में तीव्र विकास है। दूसरा कह रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्लीन एवं ग्रीन प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, जो कि महंगे दामों पर इनके उत्पाद अभिजात वर्गीय चरित्र वाले लोगों द्वारा क्रय किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता हंगर भूख से पीड़ित है। तीसरा स्टेटमेंट है, ई-नैम जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन है भारत सरकार का। ई-नैम पोर्टल किसानों हेतु लॉन्च हुआ जो सामंतवादी कृषिगत पेशे से हैं। छोटे मझोले किसान तो इससे बहुत दूर है अभी भी। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, एनएमएसए आदि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं जो किसानों के हित में लाई गई है। अब कह रहा है कि सही कौन कौन है। ए में ऑल ऑफ द अबव, बी केवल ओनली 1 and 4, सी में ओनली 2, 3 and 4 और डी में ओनली 1 and 2। तो अब आप देखिए कि सही कौन कौन है। इसको देखने से पहले आपको इस क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तभी इसका आंसर जो है आप लिख पाएंगे। और साथ में मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए आप जो है अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। तो ये जो पिछले 1970 की तुलना में जीडीपी का शेयर, जीडीपी में कृषि का शेयर 43 से घटकर 16 हो गया है, ये बात सही है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी कृषि सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्सरी थर्ड जो है सर्विस। तो ये फिगर बिल्कुल सही है। 2011 में इतना हो गया था। उसका कारण कह रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है उसमें विकास, सर्विस सेक्टर बहुत ऊपर पहुंच गया 60 पर 70%। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्लीन एवं ग्रीन प्रोडक्शन। अब देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्लीन एवं ग्रीन प्रोडक्शन, ये एक नया टर्म आपको महसूस होगा। जो कि महंगे दामों पर इनके उत्पाद अभिजात वर्गीय चरित्र, मतलब एलिटिस्टिक कैरेक्टर वाले लोग जो हैं उनके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, 3 गुना 4 गुना दाम पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के नाम पे। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। ऑर्गेनिक मेथड से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उत्पाद किया जा रहा है, वो महंगा क्यों है? क्योंकि उसमें जो है कोई भी केमिकल, कोई भी रासायनिक खाद उसमें यूज नहीं होता, वर्मी कंपोस्ट यूज होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जो केंचुए के द्वारा जो मैन्योर बनाया जाता है। आज की डेट में वो जो है सबसे ज्यादा महंगे और इलीट टाइप के लोगों के लिए, अब तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ये मैन्योर मिलने लगा है, ऑर्गेनिक खाद।
तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि ऐसी खेती जिसमें जिसमें रासायनिक खाद, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब का यूज, यूरिया, ये सब का यूज नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक खेती समझ गए क्या है। और उसके द्वारा जो मेथड प्रोडक्शन का यूज होता है क्लीन एंड ग्रीन। ग्रीन का मतलब हर जगह वही है कि जो नॉन पॉल्यूटेंट्स चीज है, जो प्रदूषण नहीं करती, क्योंकि रासायनिक खाद जमीन की उर्वरा शक्ति और प्रोडक्ट जो आप तैयार करते हैं उसमें भी उसका कुछ न कुछ अंश रहता है जो मानव शरीर के लिए चुनौती है। तो ये बात सही है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्लीन एंड ग्रीन प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, जो कि महंगे दामों पर इनके उत्पाद जो है अभिजात वर्गीय मतलब इलीट क्लास के लोग इसको जो है खरीदते हैं, क्योंकि महंगा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो है देश दुनिया में लोग भूख से पीड़ित हैं। और तीसरा जो ये कह रहा है इनैम पोर्टल, ये ध्यान रखिएगा, ये नया है और बड़ा रिलीवेंट है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन इसका पूरा नाम है। और ये तमिलनाडु में सबसे पहले जो है इसको इंप्लीमेंट किया वहां के किसानों ने। तो ये जो है बेसिकली जो फ्यूडलिस्टिक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास 15-20 एकड़ से ज्यादा, लैंड सीलिंग एक्ट से ज्यादा जमीनें हैं, वो कैसे है वो अलग कहानी है कि परिवार के हर सदस्यों के नाम से जमीनों का बंटवारा करके, पार्टीशन करके और सब एक ही परिवार में रख लेते हैं। तो ये जो स्कीम है, छोटे किसान इसलिए इससे दूर है क्योंकि उनकी कमाई और उनका उत्पादन जो है इतना सीमित होता है कि वो इस पोर्टल पे जा करके क्या सामान बेचेंगे। तो ये सेंटेंस भी सही है। और इस पे जो काम होता है इनैम पे, वो कैसे होता है ये आप जान लीजिए। इनैम पे जो काम होता है वो बेसिकली जो है ऑनलाइन रेट जो है मोबाइल पे फार्मर को दिखता है कि आज एक्स प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है क्या है मार्केट में। तो उसके हिसाब से वो अपना जो है प्रोडक्ट को मार्केट में भेजता है और रेट तय करता है। और चौथा जो ये सब स्कीम्स जो किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा लाई गई है, ये सब किसानों के सुरक्षा के लिए है, किसानों के भलाई के लिए है। ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका ए। लेकिन इसका आंसर देने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज इसमें छुपी हुई है जो अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में कृषि के विकास हेतु सरकार की क्या भूमिका है। यह भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा है तो इसको ठीक से पढ़िए। कृषि के विकास हेतु सरकार की भूमिका की बात कर रहा है। तो इसी के संदर्भ में आप क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कृषकों को शिक्षित करके वाटरशेड परियोजना को लागू करना। बिल्कुल सही बात है। हमारा देश 90 करोड़ लोग जो है किसान हैं, 135 करोड़ में से, और उसमें छोटे मझोले किसान बहुत ज्यादा है। तो उनको जब तक शिक्षित आप नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको ब्लॉक स्तर पे एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये सब परियोजनाओं का कोई मतलब नहीं है। और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, अब इरिगेशन में जब जाएंगे तब पढ़ाएंगे फ्लोर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, ये सब चीजें क्या होती है। तो जल संरक्षण के लिए जब तक उनको ये नहीं बताया जाएगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या है और कैसे होता है, तब तक उनको पता ही नहीं है कि फ्लोर इरिगेशन मतलब
खेत में पानी जो है ऐसे देना कि पूरी फ्लोर जो है पूरा चारों तरफ से मेड़ के अंदर पानी पानी जो है भर जाए, दैट इज फ्लोर इरिगेशन, जो धान की खेती के लिए जरूरत पड़ती है। फसलों के हिसाब से पानी की जरूरत होती है। अब जैसे बहुत सारी खेती ऐसी राजस्थान में होती है जहां पे ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं कि एक लाइन से जो है क्रॉप्स की वो करते हैं रोपाई। तो एक ये है फसल क्रॉप, एक दूसरा पौधा ये है, तीसरा ये है, इस टाइप से आप समझ लीजिए, इसको तो आप भूल नहीं पाएंगे। ऐसे जो है पौधे की रोपाई होती है और इसमें जो है एक ट्यूब डाल दिया जाता है, जो पानी का ट्यूब होता है, उसमें से पानी का प्रवाह होता है। ये ट्यूब एक डाल दिया गया और जहां जहां इनकी जड़ें हैं वहां पे ट्यूब में छेद कर दिया जाता है, जिससे पानी जो है इस ट्यूब के होल से पौधे की जड़ पे जाए। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। नाम से भी पता है, लेकिन कैसे होता है ये मैं बताने का प्रयास किया ताकि आपको ड्रिप इरिगेशन पूरा समझ में आ जाए कि कैसे होता है। अब फ्लोर इरिगेशन जो हम कह रहे हैं वो हो गया पूरे खेत में पानी दे देना। कैसे दे देगा पानी? ये खेत है, इसमें वो पौधा लगा है जो ड्रिप इरिगेशन वाला पौधा हम बता रहे हैं। अगर ये धान का खेती नहीं है तो इसमें फ्लोर इरिगेशन की जरूरत नहीं। धान की खेती होगी तब आपने इसमें पानी डाला और पूरा भर दिया। लेकिन अगर जो है ये ड्रिप इरिगेशन है तो उसके जड़ों पे जाएगा पानी खाली। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है फ्लोर इरिगेशन का कि पानी के जमा होने से मिट्टी जो है सैलाइन हो जाती है, मतलब जिसकी उर्वरा शक्ति क्षारीय हो जाती है, जिसमें गांव में आपने देखा होगा रेह बोलते हैं, सफेद रंग का हो जाता है, जो वाशरमैन जो है उसको ले जाके कपड़े धोने में इस्तेमाल करता है। तो फ्लोर इरिगेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पूरे खेत में पानी आपने भर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, लागत बढ़ी सो अलग, और मिट्टी जो है खराब हुई सो अलग। क्लियर है? तो सरकार ने जल संरक्षण और भूमि, अब इसे देखिए, जल तो बचा ही, पानी की बचत हुई, और साथ में भूमि सॉइल जो है मिट्टी वो भी जो है सलाइन होने से बचेगी। तो ये जल संरक्षण और भूमि संरक्षण के लिए कृषकों को शिक्षित करके वाटर शेड परियोजना, पानी की कम या रेशनल युक्ति युक्त इस्तेमाल करके खेती करना, दैट इज वाटर शेड। तो ये जो है ठीक है स्टेटमेंट। क्यों ठीक है वो मैंने बताया। कृषि साख क्रेडिट, फसल बीमा, बाजार नियंत्रण, आपदा प्रबंधन के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को लागू किए। सरकार ने किसानों के लिए एक भूमि स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, आपकी भूमि को, आपकी खेत की जमीन को टेस्टिंग कराते हैं लैब में, और उस पर लिखते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल ज्यादा है, आपको कौन सी खेती करनी पड़ेगी, और उसके द्वारा जो है आपको पूरा फसल चक्र विधि इस्तेमाल करना पड़ता है। गन्ना रोप रहे हैं तो लगातार गन्ना ही नहीं, धान रोप रहे हैं तो लगातार धान नहीं, बीच में चेंजेस करना है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से फार्मर्स को पता चल जाता है कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है। और ये क्रेडिट कृषि साथ लोन, अब तो एटीएम इनेबल्ड लोन है। फसल बीमा, फसल बीमा मतलब फसल अगर खराब हो गया आपदा से तो उसका इंश्योरेंस है, उसका कंपनसेशन मिल जाता है। बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल भी जो है सरकार नजर रखती है। कैसे? बाजार नियंत्रण के लिए एमएसपी लागू करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपसे कोई फसल खरीदती है, ताकि बाजार के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा रेट जो है बहुत डाउन ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार रहती है। एवं आपदा प्रबंधन, वही कोई डिजास्टर हो गया
तो उस समय आपकी फसल खराब हो जाएगी। अब फसल खराब हो जाएगी तो उसका बीमा का पैसा जो है मिल जाता है। तो ये दूसरा भी सही है। मैं ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी प्री और मेंस सबकी तैयारी एक साथ हो जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, इतने लंबे लंबे, इतने सारे चीजों को एक साथ इन्वॉल्व कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको समझते चलिए, ये प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लैंड सीलिंग एक्ट, भूमि हदबंदी कानून के कारण जोतों का, ये एक साथ है, आकार छोटा होना कम उत्पादकता के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि चीन में ऐसी स्थिति में भी उत्पादकता कम नहीं है जहां पे 97% छोटे किसान हैं, चाइना में। मतलब आप देश में जो लैंड सीलिंग एक्ट लगा है कि 18 एकड़, कहीं पे 16 एकड़, कहीं पे 20 एकड़, इससे ज्यादा जमीन जो है एक आदमी के नाम से नहीं हो सकता। उससे ज्यादा अगर है तो सीलिंग के तहत सरकार जो है उस जमीन को आपसे ले लेती है और आपको मुआवजा देती है, फ्री में नहीं लेती। तो लैंड सीलिंग एक्ट लागू है देश में, इसके कारण जो है जोतों का आकार छोटा होना, मतलब उसमें सीलिंग है कि 18 एकड़ से ज्यादा, कहीं 16 है, कहीं 20 है, पहाड़ों में 22-24 एकड़ है। तो उतना जमीन जब आपको मिलेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा 100 एकड़ 50 एकड़ का फील्ड था, कम हो गया, इसलिए जो है हमारी उत्पादकता कम हो गई। तो ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट हमने दिया है कि लैंड सीलिंग एक्ट के कारण जो जोतों का आकार है, प्लॉइंग जो है, वो प्रोडक्टिविटी के साथ, यील्ड के साथ लिंक नहीं है, वो एक बहाना है, कहानी है। क्योंकि चाइना को देखिए, चाइना में जो है 97% छोटे आकार के हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि फसल चक्र विधि, वही जो हम बता रहे थे, क्रॉप रोटेशन, इसका क्या मतलब होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए लगातार एक ही किस्म के फसलों को बोने के बजाय फसलों का क्रम, टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है हर साल बदलते रहने, जिससे उसकी जो है उर्वरा शक्ति बनी रहे। जमीन में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है लगातार एक फसल बनाए रखने के लिए, बोने के लिए, तो उसमें जो है दलहन की खेती बीच में की जाती है। और दलहन की खेती के जड़ में जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है मिट्टी में। तो वही फसल चक्र विधि, मतलब लगातार एक ही फसलों को बार बार ना बो करके दो फसलों के बीच में कोई तीसरी प्रकार की फसल बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो इसको कृषक जो है गंभीरता से नहीं लेते। आप उसका रीजन यह है कि किसान हमारे देश के बहुत जो है पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसीलिए उनको ज्यादा पता नहीं है। तो इसके वजह से यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 एकड़ में आप 10 क्विंटल गेहूं उगा रहे थे, तो बाद में वो 1 एकड़ में 10 क्विंटल के बजाय 5, 6, 7 क्विंटल होने लगेगा। तो इसीलिए यील्ड जो है देश में कम है। जितना उत्पादकता आनी चाहिए, जितना उत्पाद प्रोडक्शन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि फसल चक्र विधि जो है किसान एडॉप्ट नहीं करते, उनको पता नहीं है। तो इसमें ये चारों स्टेटमेंट सही है।
अब आप खुद सोचिए कि ये स्टेटमेंट जो हमने दिया है इसमें आपकी इंडियन एग्रीकल्चर की सारे चीजों को कवर कर लिया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस टाइप के टेस्ट सीरीज को अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तब आपको लगेगा कि इसका महत्व क्या है और कैसे जो है ये काम करता है। तो इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन भी हमने कृषि से उठाया है, जो एक जगह रहे ताकि आपकी तैयारी कृषि से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है, जो बाधाएं हैं, वो खत्म हो जाए। ये कह रहा है कि कृषि निवेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दें। तो स्टेटमेंट क्या क्या है? पहला है कि आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन जारी किया है एवं बैंकों को निर्देश देता है कि 18% क्रेडिट का अंश किसान हेतु ईयर मार्क करें, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए कितने सवाल जो है बन गए, कितने सवाल बन गए। एक तो बन गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या चीज है, पीएसएल। तो जब आप पीएसएल जाने होंगे तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर्स में उधार जो है देने में कोई जो है कोताही ना बरतें। जितने किसान हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियल, उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है बैंकों को कि आप अपने उधार जो देते हैं उसका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पहले उसको दें कर्जा, लोन। तो इसमें जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में खाली कृषि नहीं है, इसके अलावा 6-7 चीजें और है, जैसे शिक्षा भी है, कृषि के अलावा डिस्ट्रेस्ड लोन है। अगर किसी किसान ने लोन लिया और चुका नहीं पाया, तबाह हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, तो डिस्ट्रेस्ड लोन भी है इसमें, हेल्थ भी है, और भी 2-3 चीजें हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इन 6-7 सेक्टरों में आप क्रेडिट फैसिलिटी जो है प्रायोरिटी पे देंगे और उसमें 18% क्रेडिट जो है आप किसानों को देंगे। जितना आप दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे थे किसी को आपका लोन क्रेडिट साल भर का, तो उसमें 18 रुपये किसानों को आप लोन के रूप में देंगे। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बीज, खाद खरीदने के लिए एटीएम इनेबल्ड डेबिट कार्ड किसानों को दिया गया है। ये बात सही है। आप एटीएम कार्ड मिला है आपको, 2-4 हजार 5 हजार निकालना है, निकाल लीजिए, उसमें सीलिंग है और आप क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करिए। तो ये भी बहुत अच्छा स्कीम है सरकार का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। एटीएम इनेबल्ड डेबिट कार्ड ध्यान रखिएगा। तीसरा है मॉडल, तीसरा स्टेटमेंट है कि मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के तहत विधि एवं संस्थागत फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें एग्री लैंड को लीज पर देना आसान है। ये देखिए, ये बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है और आप इसको जो है ढंग से समझ लीजिएगा। ये एक्ट नया है, ये भारत सरकार का। एग्री लैंड को लीज पे कैसे देना है, उसमें मोटी मोटी बात यह है कि एक तो जो लीज देने वाला होगा उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर जमीन, मतलब 5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, उसको छोटे मझोलेदार किसान भी कहते हैं।
तो इस एक्ट के तहत, इस मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट के तहत जमीन का मालिक और बटाईदार या लीज लेने वाला, उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो तय कर लेते हैं कि हम कितने साल के लिए दे रहे हैं, क्या फसल उगाएंगे, आप हमें कितना उसका जो है कंसोलिडेटेड फंड देंगे, कितना हमें कंपनसेशन मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो इस एक्ट के तहत विधि एवं संस्थागत फ्रेम बनाया गया है जिसमें एग्री लैंड को लीज पे देना आसान है। सरकार उसमें बिचौलिया नहीं है, वो कहती है लैंड आपकी, लेने वाला बटाईदार ये, आप दोनों तय कर लीजिए कि कितना पे देते हैं। ये एक तरीके से वही सिस्टम है जो गांव में हुंडा प्रथा जिसे कहते हैं कि आपका 1 एकड़ जमीन ले लिया, हुंडा मतलब एक कंसोलिडेट अमाउंट आपको दे दिया, एक्स अमाउंट, जो भी म्यूचुअली तय हो जाए। तो ये देखा जाए तो उसी हुंडा व्यवस्था को रिफ्रेम किया है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट 2016 ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था में पहले से प्रचलित हुंडा व्यवस्था को रिप्लेस करता है, ये हो सकता है। और ये हो सकता है कि हुंडा व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट लाया गया है, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप से तमाम सवाल पैदा होते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मॉडल एग्री लैंड लीजिंग एक्ट के तहत ये सब जो है लीज पे देना आसान है। और आसान इसलिए क्योंकि सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, आपकी मर्जी है, जिसको देना है दीजिए और जो टर्म कंडीशन बनाना है बनाइए। लेकिन इसके लागू होने में बहुत सारे इफ एंड बट भी है। लैंड होल्डर सोचता है कि जमीन मेरे हाथ से ना निकल जाए, दूसरा उसको लगता है कि ये कोई कमर्शियल यूज ना करने लगे, फैक्ट्री ना लगा ले इस पे, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना करने लगे जो जिस उद्देश्य से दिया गया है उसके अलावा किसी और उद्देश्य के लिए। इसमें एग्रीकल्चर के अलावा 2-3 चीजें और भी शामिल है। जो बटाईदार हुंडा लेने वाला है वो जो है इस पे डेयरी फार्मिंग भी कर सकता है। और मजे की बात देखिए, डेयरी फार्मिंग के अलावा वो प्लांटेशन भी कर सकता है। अब आप बताइए, तो प्लांटेशन कोई एक दिन में तो तैयार होगा नहीं ना, 1 साल में। अगर आम का या किसी चीज का पौधा लगा दिया तो लीज पे गया वो 10-20 साल। तो ये सब थोड़ा इसमें चैलेंजेज है कि इसको कैसे ठीक करेगा। तो होता क्या है कि जो लीज देने वाला है अपनी जमीन को, वो डरता है, क्योंकि सरकार कह रही है डेयरी फार्मिंग भी खोल सकता है और ये भी कह रही है कि आप जो है प्लांटेशन भी लगा सकते। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेज है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि पीएसएल, वही पहले जो पीएसएल बताए थे हम, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, तो ये पीएसएल क्या है? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। उसके तहत डिस्ट्रेस्ड फार्मर को ऋण बैंक से दिया जाता है जिससे वह निजी उधारदाता को वह ऋण लौटा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोन मनी लेंडर्स बहुत होते हैं जो गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं। गैर कानूनी इसलिए क्योंकि मनी लेंडिंग एक्ट है देश में। अगर आप किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं तो उसके लिए आपको जो है उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, सब चलता है तो चलता है। और बिना उस लाइसेंस के मनी लेंडर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। गांव में आपने देखा होगा 5-5%, 7-7% पे जो लोग जो पैसा लेन देन करते हैं। तो जो मनी लेंडर है वो कानूनन जो है बिना लैंडिंग लाइसेंस के ये व्यवसाय नहीं कर सकता। दिल्ली में भी तमाम मनी लेंडर्स हैं जो गुंडई करके पैसा देते हैं और बाद में छीनते हैं उनसे। तो मनी लेंडिंग एक्ट के तहत जो है मनी लेंडर्स काम नहीं करता है, वो गलत करता है। उससे वो निजी उधारदाता माने निजी प्राइवेट
लोन गिवर जो है निजी उधारदाता, मतलब मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर्स, उनसे किसान जो है पैसा ले लेता है, फिर तबाह हो जाता है क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा लेता है। तो इस पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में उस तबाह हुए किसान को, डिस्ट्रेस्ड फार्मर को, क्योंकि उसकी फसल तो बर्बाद हो गई आपदा में, तो वो जो ऋण बैंक से दिया जाता है, क्योंकि वह निजी उधारदाता को ऋण लौटा सके, जो लोन प्राइवेट लेंडर से लिया है उसको वापस कर दे, अगर डिस्ट्रेस तबाही में है तो उसको भी इसके तहत लोन मिल जाता है। तो ये चारों जो है ऑल ऑफ द अबव सही है। मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप सोचिए कि एक एक क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने डिजाइन किया है और किस तरीके से इसको इन डेप्थ बनाया गया है, और इन टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी भी साथ में हो जा रही है। तो इस टॉपिक को यहीं पे हम रोकते हैं और 2-4 मिनट में फिर वापस आते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।